अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीनाक्षी ने प्रेरणा को पैसा देकर अनिका और मल्होत्रा खानदान की बदनामी करने को कहा था। इस बात के प्रूफ पीयूष रायचंद को रोहित मारवा ने दिए थे। रोहित ने जब चिराग मेहता से कहा था कि वह अनिका पर आई हुई मुसीबत की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करे, तब चिराग मेहता ने छानबीन करके पता लगवाया था कि असलियत में प्रेरणा के पीछे मीनाक्षी रायचंद थी। मीनाक्षी ने अपने बैंक अकाउंट के जरिए प्रेरणा के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। इस बात का सबूत रोहित मारवा ने पीयूष रायचंद को भेजा था। पीयूष रायचंद किसी और की कही बात पर भरोसा नहीं करता, मगर जब रोहित मारवा ने खुद पीयूष को मीनाक्षी के खिलाफ सारे सबूत भेजे, तब पीयूष को यकीन हो गया कि मल्होत्रा खानदान को बदनाम करने की साजिश के पीछे उसकी पत्नी मीनाक्षी रायचंद का हाथ था। पीयूष रायचंद रोहित मारवा का नाम मीनाक्षी के सामने नहीं लेना चाहता था, इसलिए पीयूष ने मीनाक्षी से कहा, मेरे पास सबूत है कि तुमने उस प्रेस रिपोर्टर प्रेरणा को पैसे दिए थे मेरी बहन के परिवार को बदनाम करने के लिए। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। अगर अब तुम्हें मेरे साथ रहना है, इस रायचंद परिवार का हिस्सा बनकर रहना है, तो आज से तुम्हारे बैंक अकाउंट, तुम्हारा आना जाना, तुम किसी के साथ उठती हो बैठती हो, हर चीज पर किसी न किसी की नजर होगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। यह बात सुनते योगिता ने आगे आकर कहा, पापा यह गलत कर रहे हैं आप मम्मा को हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि योगिता अपनी बात आगे बढ़ाती, पीयूष रायचंद ने गुस्से से योगिता की ओर देखा और कहा, और तुम भी सुन लो मेरी बात। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे सामने तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह कि तुम सारा दिन घर पर ही रहोगी और अपनी माँ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। कॉलेज टाइम में तुम कॉलेज अटेंड करोगी। मैं तुम्हारी कॉलेज की प्रोफेसर से कह दूंगा कि अगर तुम कॉलेज अटेंड नहीं करती तो वह मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे। दूसरी बात यह कि अगर तुम मेरी यह शर्त नहीं मानना चाहती है तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर कैलिफोर्निया में गर्ल्स कॉलेज में भेज दूंगा और फिर तुम वहाँ से ग्रेजुएट होने तक अपने परिवार या दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। तीसरा ऑप्शन, अगर तुम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनती हो तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह होगा कि तुम अपनी माँ के साथ इस घर से चले जाओ। योगिता और मीनाक्षी दोनों पीयूष की यह बात सुनकर शॉक हो गए। वहां गौतम और मनीषा अपने होटल रूम में पहुंचे। मनीषा ने गौतम को होटल की चेयर पर बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, शुक्र है ठीक वक्त पर डॉक्टर ने तुम्हें अटेंड किया। अब डॉक्टर ने दी हुई हर दवाई टाइम पर लेते रहना। गौतम का गुस्सा अभी उतरा नहीं था, मगर कमजोर शरीर के कारण गौतम एक जगह पर बैठकर नजरें झुकाए आज हुई हर बात को सोचने लगा। जैसे ही कामिनी गौतम के सामने आई, गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आज वह अपनी बेटी को किस तरह से बात करे। गौतम कामिनी की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहा था। कामिनी ने प्रेरणा की लाइव न्यूज फीड देखी थी, इसलिए अब कामिनी यह जान चुकी थी कि गौतम गुलेरिया कामिनी का असली बाप नहीं था। मगर जैसे ही कामिनी ने गौतम को देखा, वह दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम के घुटनों के पास बैठकर कहने लगी, पापा मैं जानती हूँ आप पर क्या गुजरी होगी, मगर मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, चाहे मेरा सगा बाप कोई भी हो, मगर मैंने बचपन से सिर्फ आपको ही अपना पापा माना है। यह कहते हुए कामिनी ने अपना सर गौतम की गोद में रख दिया। कामिनी को इस तरह बात करते हुए देख गौतम ने अपना हाथ कामिनी के सर पर रखा। गौतम जानता था कि आखिर जो कुछ भी हुआ था उसे वह बदल नहीं सकता था, चाहे कामिनी के साथ उसका खून का रिश्ता ना हो। गौतम ने अपने दिल से कामिनी को अपनी बेटी ही माना था। कुछ देर कामिनी के सर पर हाथ घुमाकर गौतम ने कामिनी से कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम ही अपनी औलाद मानता हूँ और जिंदगी भर मानता रहूंगा। यह कहने के बाद आंखों में आंसू लिए गौतम नहाने चला गया। गौतम गुलेरिया के बाथरूम में जाते ही कामिनी ने पास बैठी अपनी माँ से कहा, मम्मी क्या करना है अब, मैं तो इस आदमी की बेटी ही नहीं हूँ। सच कहूँ तो बचपन से मुझे यह
आदमी बिल्कुल पसंद भी नहीं था। स्कूल में भी सब मुझे चिढ़ाया करते थे, कहा करते थे कि आखिर तुम्हारे पापा करते क्या है, जब देखो तब घर में पड़े रहते हैं। मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा था कि इतने बुद्धू आदमी की इतनी इंटेलिजेंट और टैलेंट लड़की कैसे हो सकती थी। मगर आज पता चला कि दरअसल मैं तो इसकी औलाद ही नहीं हूँ। मुझे लगता है माँ, हमें इस बुढ़े आदमी को अब छोड़ देना चाहिए। ना तो अब इसके पास पैसा है और ना ही नाम, आखिर हमारा इसके साथ क्या रिश्ता ही है। तभी अपनी बेटी को शांत करवाते हुए मनीषा ने कहा, धीरे बोलो, कहीं वह सुन ना ले। अभी कुछ दिनों तक हमें इस आदमी को संभाल कर रखना होगा। उसे खुश रखो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी तुमने नाटक करके उसे यह एहसास दिलाया कि तुम उससे प्यार करती हो। यह मत भूलो कि मनाली का बंगला अभी उसके नाम पर है। उस बंगले की कीमत कम से कम 5 करोड़ होगी। आखिर इतना भी निकम्मा नहीं है यह आदमी। मनीषा की यह बात सुनते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगी। फिर अपनी माँ को शांत करवाते हुए कामिनी ने कहा, धीरे धीरे हंसो, मैं तो भूल ही गई थी उस बंगले के बारे में। थोड़ी देर बाद गौतम गुलेरिया बाथरूम से बाहर आए। गौतम का फोन लगातार बज रहा था। मनाली में गौतम के जानने वाले ने न्यूज लिंक देख ली थी और एक के बाद एक लोग गौतम की सेहत के बारे में पूछने लगे थे। सेहत के बारे में पूछने के बाद हर जानने वाला का दूसरा सवाल यही होता था कि अब तुम क्या क्या करोगे। तुम्हारी तो दोनों बेटियां तुम्हारी औलादे नहीं है। क्या तुम किसी और की बच्ची को अपनी बच्ची की तरह प्यार कर पाओगे? क्या तुम कामिनी को पहले की तरह बेटी का प्यार दे पाओगे? लोगों के मैसेज पढ़कर गौतम ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। गौतम को हल्की खांसी फिर से शुरू हो गई। तभी कामिनी ने गौतम को पानी का गिलास ऑफर किया। गौतम ने कामिनी के हाथों से पानी का गिलास लेकर मुस्कुराते हुए कामिनी से कहा, थैंक यू बेटा, तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। गौतम गुलेरिया ने सोचा कि आज का दिन चाहे उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, मगर उसे एक बात की तसल्ली थी कि उसकी बेटी कामिनी आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना यह जानने से पहले कि वह उसका सगा बाप नहीं था। गौतम के लिए यह काफी था कि भले ही मल्होत्रा परिवार के पास उसे पैसा ना मिला हो, मगर उसके पास उसके बुढ़ापे का सहारा मौजूद था। उसके पास उसकी बेटी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। जब गौतम यह सोच रहा था तब कामिनी मनीषा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देने लगी। कामिनी मन ही मन जानती थी कि सामने खड़ा बुढ़ा आदमी कामिनी और उसकी माँ के लिए 5 करोड़ का चेक था। तभी होटल के कमरे की डोरबेल बजी। गौतम ने कमरे का दरवाजा खोला। सामने 2 ऐसे चेहरे थे जिन्हें गौतम सालों पहले मिला था। यह दोनों वह लॉयर्स थे जिन्होंने स्वाति और गौतम गुलेरिया के बीच होने वाली शादी का एग्रीमेंट बनवाया था। लॉयर ने गौतम से कहा, हमें उस बंगलों की चाबी चाहिए जो बंगला आपको आज से 25 साल पहले स्वाति जी ने दिया था। गौतम उन लॉयर्स की बात सुनकर हैरान रह गया। गौतम ने उनसे पूछा, मगर इस तरह आप लोग यहाँ पर अचानक, और आप लोगों को बंगले की चाबी क्यों चाहिए? लॉयर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि अगर आप स्वाति की बच्ची की सही तरह से देखभाल नहीं करते तो बड़ी होने पर स्वाति की बेटी यानी कि अनिका यह तय करेगी कि बंगला आप ही की कस्टडी में रहेगा या नहीं। गौतम गुलेरिया ने इस बात पर एतराज जानते हुए कहा, अरे यह क्या कह रहे हो आप? स्वाति ने मुझसे कहा था कि वह बंगला हमेशा के लिए मेरा ही रहेगा। अब इसमें अनिका बीच में कहां से आ गई? लॉयर ने गौतम गुलेरिया को डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा, यह देखिए एग्रीमेंट, और यह देखिए वह क्लॉज जिसमें साफ लिखा है कि जब अनिका इतनी समझदार हो जाए कि वह अपने सही और गलत के फैसले खुद ले पाए, तब वह यह डिसाइड करेगी कि बंगला आप ही के पास रहेगा या अनिका खुद अपने नाम पर कर लेगी। स्वाति ने यह क्लॉज इसलिए रखा था कि अगर गौतम गुलेरिया अनिका की देखभाल सही तरह से ना करे तो बड़ी होकर अनिका यह तय कर सकती थी कि बंगले की जायदाद गौतम के नाम रखी जाए या गौतम को उस जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। एग्रीमेंट का क्लॉज पढ़कर
गौतम गुलेरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जानता था कि इन लॉयर्स के साथ एग्रीमेंट करने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए अपना फोन स्विच ऑन करके गौतम गुलेरिया ने अनिका को फोन लगाया। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, गौतम गुलेरिया एक हाथ से अपना गला पकड़कर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से कहने लगे, अब यह क्या नई चाल चल रही हो तुम? सबके सामने इस तरह से मुझे बर्बाद करने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा कि अब मेरे सर से छत भी छीनना चाहती हो तुम? इतने सालों तक मैं और मेरा परिवार उस घर में रहे हैं। कामिनी की ओर देखकर गौतम ने उसके सर पर हाथ रखा और अनिका के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कितनी यादें जुड़ी है मेरे परिवार की उस घर के साथ, और आज तुम मुझसे और मेरे परिवार से हमारा घर छीनना चाहती हो? क्या मिलेगा तुम्हें यह सब करके? अनिका ने धीमी आवाज में गौतम को जवाब देते हुए कहा, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मेरी माँ ने इस विल के जरिए मुझसे कहा है। इस एग्रीमेंट में इस क्लॉज का मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं मेरी माँ जानती थी कि अगर तुम मुझे ठीक से पालने में असमर्थ रहे तो यह फैसला मेरे हाथ में होगा कि मेरी माँ के दिए हुए बंगलों में तुम रह सकते हो या नहीं। और आज पूरी दुनिया के सामने यह बात तो साफ हो चुकी है कि तुमने और तुम्हारी बीबी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और मैं नहीं जानती कि तुम लोग अब मेरी माँ के बनाए हुए घर में रहो। यह सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, यह मैं उस औरत के लिए कर रही हूँ जिसने तुम पर भरोसा करके अपनी छोटी सी बच्ची तुम्हारे हवाले की थी। यह विश्वास रखा था कि कम से कम तुम उनकी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने में तुमने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। चोट तुमने जरूर पहुंचाई थी, मगर तुमने धोखा उस औरत को दिया था जिसने तुम पर विश्वास किया था। तो बस उनसे जो चीज तुम्हें दान में दी थी वह दान मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। तुम और तुम्हारा परिवार अब दोबारा कभी उस बंगलों में नहीं जाओगे। अनिका की बात सुनकर गौतम अनिका पर चिल्लाना चाहता था, मगर अनिका का नाम निकलने से पहले ही गौतम को जोर से खांसी आने लगी। कामिनी ने जल्दी से गौतम के हाथ में पानी का ग्लास दिया। गौतम ने थोड़ा सा पानी पिया। कुछ देर खांसने के बाद जैसे ही गौतम की खांसी शांत हुई, गौतम ने अनिका से कहा, तुम समझती हो कि तुम मेरे सर से छत छीन लोगी तो मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, मगर यह मत भूलना तुम चाहे जितने भी जुल्म करना चाहो कर लो मेरे परिवार पर, मगर तुम्हारे इन जुर्मों के बाद भी हम तीनों का परिवार मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आज भले ही तुम्हारे पास पैसों की ताकत है और मेरे पास इस वक्त जेब में एक थैला भी नहीं, मगर मेरे पास मेरा परिवार है, मेरी बेटी है जो इस वक्त भी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी है। जैसे ही गौतम गुलेरिया ने यह बात कही, फोन पर अनिका की धीमी हंसी की आवाज आने लगी। गौतम ने चौंक कर अनिका से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो मेरी बातों पर? अनिका ने गौतम की बात रिपीट करते हुए कहा, अभी भी आपने कहा कि आपका परिवार मजबूती से आपके साथ खड़ा है। बस यह बात सुनकर न जाने क्यों मुझे हंसी आने लगी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, ताकि आपका यह कॉन्फिडेंस और आपकी फैमिली बरकरार रहे। गौतम अनिका से कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही अनिका ने फोन काट दिया। सामने खड़े दोनों लॉयर गौतम गुलेरिया के पास डॉक्यूमेंट पर साइन लेकर वहां से चले गए। लॉयर्स के जाने के बाद गौतम गुलेरिया निराश होकर सोफा पर बैठ गए। मनीषा और कामिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी कामिनी ने अपनी माँ को इशारा करके गौतम के साथ बात करने को कहा। मनीषा गौतम के पास आई और पूछने लगी, गौतम वह बंगला? अपना सर झुकाए हुए गौतम गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा, आज से वह बंगला हमारा नहीं रहा। अनिका ने वह बंगला हमसे छीन लिया है। हमें अभी मनाली जाकर हमारा सारा सामान उस बंगलों से निकलना होगा। तिजोरी में कुछ पैसे है, वहाँ की एटेक्स को अगर बाजार में बेचा जाए तो कम से कम 50 लाख तो जरूर मिल जाएंगे। गहने और बाकी कीमती सामान मिलाकर 1.5 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे। कुछ दिनों तक उन पैसों से हम गुजारा कर लेंगे। इससे पहले कि अनिका उस बंगलों पर कब्जा कर ले,
हमें अपनी कीमती चीजें उस बंगलों से निकाल लेनी चाहिए। जल्दी करो, हमें मनाली के लिए निकलना होगा अभी के अभी। गौतम की बात सुनते ही मनीषा ने कामिनी से कहा, बेटा तुम तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी अभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिला है। मुझे लगता है तुम्हें फिलहाल आने वाले कुछ वक्त के लिए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मैं और गौतम सब संभाल लेंगे। मनीषा की बात में हामी भरते हुए गौतम ने कामिनी से कहा, हाँ बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। उस बंगले में काफी ऐसी एंटीक और कीमती चीजें हैं जिन्हें बेचकर हमें काफी रुपये मिल जाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा रहना, खाना पीना सब अच्छे से हो जाएगा। फिर एक बार तुम बड़ी डॉक्टर बन गई तो फिर हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मनीषा ठीक कह रही है, तुम तुम्हारी यूनिवर्सिटी चली जाओ। मनाली का मामला हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। कामिनी ने अपने फोन से टिकट बुक की और गौतम और मीनाक्षी से कहा, ठीक है मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, आप लोग मनाली चले जाओ। मैंने फ्लाइट बुकिंग करवा दी है। गौतम और मनीषा टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर चेकिंग की लंबी लाइन में खड़े होकर मनीषा ने गौतम से कहा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। यह कहते हुए मीनाक्षी एयरपोर्ट पर बनी फूड कोर्ट की ओर चली गई। जब गौतम का नंबर आया तब काउंटर पर बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए गौतम से पूछा, जी सर आपकी टिकट दिखाइए। गौतम ने यहाँ वहाँ मनीषा को ढूंढते हुए उस लड़की से कहा, देखो मेरी वाइफ खाने के लिए कुछ लेने गई है। आप अपने सिस्टम पर चेक कर सकते हैं कि मैं और मेरी वाइफ दिल्ली से मनाली आपकी एयरवेज में ट्रैवल कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस गौतम गुलेरिया। काउंटर पर बैठी लड़की ने कुछ देर अपने कंप्यूटर में चेक करने के बाद गौतम से कहा, जी हमारे साथ में सिर्फ मनीषा गुलेरिया ट्रैवल कर रही है, मगर आई एम सॉरी आपका नाम हमारी पैसेंजर लिस्ट में शामिल नहीं है। यह बात सुनते ही गौतम हैरान रह गया। गौतम ने उस लड़की से कहा, आपको जरूर कोई गलती हो रही है। मेरी और मेरी वाइफ की बुकिंग खुद मेरी बेटी ने की है। लड़की ने फिर से कंप्यूटर में चेक करने के बाद कहा, सर जैसा कि मैं हमारे सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपकी वाइफ ने ऑलरेडी चेकिंग कर लिया है किसी और काउंटर से शायद, मगर आपका नाम हमारे पैसेंजर की लिस्ट में नहीं है। यह सुनते ही गौतम के शरीर में जैसे ब्लड थमसा गया। पीछे खड़े पैसेंजर ने गौतम से कहा, क्या आपका कंफ्यूजन आप साइड में खड़े होकर सुलझा सकते हैं? मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे देर हो रही है। गौतम को साइड में धकेलते हुए वह पैसेंजर काउंटर पर खड़ी लड़की के साथ कुछ बात करने लगा। हैरान गौतम समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो गया था। अपनी जेब से फोन निकालकर गौतम ने मनीषा को फोन लगाया, मगर मनीषा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। गौतम ने फिर कामिनी को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर कामिनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। गौतम तेजी से एयरपोर्ट पर बने फूड कोर्ट की ओर चलने लगा। हर काउंटर पर, हर स्टोर पर मनीषा को ढूंढने लगा। जब मनीषा का कहीं पता नहीं चला, तब गौतम जोर जोर से दिल्ली एयरपोर्ट पर मनीषा के नाम की चीख लगाने लगा। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, मगर मनीषा का कहीं पता नहीं लगा। गौतम ने सिक्योरिटी से लेकर एयरपोर्ट स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि उन्हें फ्लाइट में चेक इन करवा दिया जाए, क्योंकि उसकी वाइफ दिल्ली से मनाली जा रही थी। वो फ्लाइट में बोर्ड हो चुकी थी, मगर जब कहीं से भी गौतम को हेल्प नहीं मिली, तब गौतम ने एक आखिरी बार मनीषा को कॉल लगाया। इस बार मनीषा ने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही मनीषा ने गौतम से कहा, देखो मैं साफ साफ एक बात बता दूं तुम्हें, अब तुम मेरे लिए एक बॉस से ज्यादा और कुछ नहीं हो। किसी जमाने में मैं तुमसे प्यार करती थी, मगर तुमने अपनी अय्याशियों के चलते मुझे बहुत दुख दिए थे। मैंने सोचा था कि जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हें इस बात का एहसास जरूर दिलाऊंगी कि जिस तरह तुमने उस वक्त मुझे ठोकर मारी थी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब
तुम्हें मेरी जरूरत होगी और मैं तुम्हें ठोकर मारूंगी। आज वह दिन आ गया है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मनाली के बंगलों की फिक्र मत करना। मैंने अपने भाई से कहकर बंगलों में मौजूद सारे कीमती चीजें निकलवा ली है। उनको बेचकर मैं अपना और कामिनी का ख्याल रख लूंगी। और आज दोबारा कामिनी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वह मेरे बेटे है। तुमसे उतनी ही नफरत करती है जितना मैं तुमसे करती हूँ, ठीक है? ये कहने के बाद मनीषा ने फोन काट दिया। गौतम को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उनके साथ हो रहा था। गौतम को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पांव तले से किसी ने जमीन खींच ली थी। निराश और हताश होकर गौतम एयरपोर्ट पर बनी एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक 30-35 साल का आदमी जो काफी टाइम से गौतम को उसी बेंच के पास बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था, उसने गौतम से कहा, अंकल क्या आप मनाली जा रहे हैं अगली फ्लाइट से? गौतम ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। वह आदमी अपनी जगह से उठकर गौतम के बगल में आकर बैठ गया। उसने गौतम से कहा, देखिए मैं नहीं जानता कि आप किस तकलीफ में है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप इसी वक्त मनाली जाना चाहते हैं। गौतम ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं जाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास इस वक्त जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा वॉलेट, मेरा सामान, सब कुछ मेरी बीवी लेकर चली गई है। मेरे पास इस वक्त पासवर्ड के सिवा अब कोई सबूत भी नहीं बचा कि जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं कौन हूँ। इस आदमी ने गौतम गुलेरिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मनाली जाने की टिकट निकलवा लेता हूँ। मेरे ख्याल से 2 घंटे बाद एक फ्लाइट है। उस आदमी ने गौतम के पास से उसका पासपोर्ट लिया और कहा, अंकल आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपके लिए टिकट बुक करवा कर आता हूँ। जब वह आदमी काउंटर पर गौतम की बुकिंग करवाने गया तब गौतम सोच में पड़ गया कि किस तरह उसके अपनों ने उसे धोखा दिया था और किस तरह एक अनजाना आदमी उसकी मदद के लिए फरिश्ता बनकर आया था। गौतम को यह एहसास हुआ कि शायद यह उसी के कर्मों का फल उसे मिल रहा था कि आज उसने जिन्हें अपने जीने का सहारा समझा था वही आज उसे इतना बड़ा धोखा देकर उसकी जिंदगी से चले गए। गौतम कुछ देर तक उस बेंच पर बैठा उस आदमी का इंतजार करने लगा। जब काफी वक्त वो आदमी वापस नहीं आया तो गौतम टिकट बुकिंग काउंटर की ओर उसे ढूंढने चला गया। गौतम यह देखकर हैरान रह गया कि वह आदमी टिकट बुकिंग की लाइन में खड़ा ही नहीं था। वह आसपास कहीं नहीं नजर आ रहा था। गौतम ना तो उसका नाम जानता था और ना ही उसे पहचानता था। गौतम को बस उस आदमी की शक्ल याद थी। गौतम हर बुकिंग काउंटर पर जाकर उस आदमी की तलाश करने लगा, मगर उसे वह कहीं नहीं मिला। तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को जाकर गौतम ने अपने साथ हुए हादसे को बताया। तब सिक्योरिटी ने गौतम से कहा कि आप ऐसे किसी अनजान आदमी को अपना पासवर्ड कैसे दे सकते हैं? आपको ना ही उसका नाम पता है, ना आप उसे पहचानते हो। उसे ढूंढे भी तो कैसे ढूंढे? यहाँ पर रोज लाखों लोग आते हैं और जाते हैं और फिर हम आपकी बातों पर यकीन कैसे कर ले? ना तो आपके पास फ्लाइट की टिकट है, ना आपका पासपोर्ट है। क्या आपके पास आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? गौतम हैरान होकर अपनी जेब से अपना फोन निकालने गया। तभी उसे उस बात का एहसास हुआ कि उसका फोन भी उसके पास नहीं था। शायद वह आदमी चालाकी से गौतम का फोन भी अपने साथ ले गया था। गौतम ने जब यह बात सिक्योरिटी को बताई तब सिक्योरिटी को गौतम पर शक होने लगा और वो गौतम को धकेलते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ले गए। सिक्योरिटी ने गौतम से कहा, बिना आइडेंटिटी के तुम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जब गौतम ने सिक्योरिटी के साथ कुछ बहस की तब एक लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड ने गौतम को जमीन की ओर धकेलते हुए कहा, देखो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ वरना तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, तमाशा करने की कोशिश मत करो।
अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ब्रेक के मामले में अंदर हो गए तो समझ लेना बाकी बची हुई जिंदगी जेल में गुजर जाएंगी। रास्ते पर पड़ा गौतम समझ नहीं पा रहा था कि आज का दिन इतना मनहूस कैसे हो सकता था। एक ही दिन में गौतम से उसका सब कुछ छीन लिया था, पैसा, प्रॉपर्टी, बीबी, बच्चे, यहाँ तक कि अपना वजूद भी गौतम खो चुका था। गौतम को इस तरह सड़क पर गिरा हुआ देखकर रोड के दूसरी तरफ कार में बैठा एक शख्स मुस्कुराने लगा। यह वही आदमी था जिसने गौतम के पास उसका फोन और पासपोर्ट चुराया था। उसने अपने फोन से रोहित मारवा को फोन लगाते हुए कहा, बॉस आपका काम हो गया है। रोहित मारवा अपनी केबिन में बैठा था। फोन डिस्कनेक्ट करके रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ी। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना बरसों का कोई बदला पूरा किया हो। अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर और सोचकर रोहित गौतम से बदला लेना चाहता था। रोहित यह भी जानता था कि गौतम गुलेरिया ही वह इंसान था जिसने आर्यन को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। यह सब सोचकर रोहित के सर पर खून सवार होने लगा था। रोहित किसी भी तरह गौतम गुलेरिया से बदला लेना चाहता था। रोहित इतना पावरफुल बिजनेसमैन था कि वह चाहता तो गौतम गुलेरिया को मरवा भी सकता था, मगर रोहित चाहता था कि गौतम गुलेरिया अपनी बाकी जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारे कि अनिका को दी गई हर तकलीफ, हर पल उसे याद आए और उसे अपनी किए पर पछतावा होता रहे। बिना पैसे, बिना आइडेंटिटी और बिना किसी अपने के गौतम के पास दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। यह सोचकर रोहित के मन में बदले की आग थोड़ी शांत हुई। रोहित अनिका के पर्सनली मिलना चाहता था। जैसे ही मल्होत्रा हाउस जाने के लिए रोहित अपनी कार में बैठा, रोहित के फोन पर दोबारा उसी आदमी का कॉल आया। जैसे ही रोहित ने कॉल उठाया, उस आदमी ने रोहित से कहा, सर मुझे लगता है हम अकेले नहीं है जो गौतम गुलेरिया के पीछे पड़े हैं। अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से गौतम गुलेरिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं एयरपोर्ट के बाहर कार में बैठा जब गौतम गुलेरिया पर नजर बनाए हुए था, तब अचानक ही कार से कुछ लोग उतरे और गौतम गुलेरिया को जबरदस्ती कार में बिठाकर वहां से ले गए। मैं उस कार का पीछा कर रहा हूँ। अगर आप कहे तो मैं गौतम गुलेरिया को उन किडनैपर से छुड़ा सकता हूँ। हैरान रोहित कुछ देर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गौतम गुलेरिया जैसे इंसान की दिल्ली में किसके साथ दुश्मनी हो सकती थी जो उसे इस तरह किडनैप किया था। रोहित ने अपने आदमी से फोन पर कहा, पहले पता लगाओ कि उसे किसने किडनैप किया है और उस कार का पीछा करो और यह जानने की कोशिश करो कि वह किडनैपर्स कौन है और किसके इशारे पर गौतम को किडनैप किया गया है। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मल्होत्रा हाउस। पुलिस स्टेशन से आने के बाद अनिका सीधे अपने बेडरूम में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अनिका इंस्पेक्टर अब्बास की बातों को भुला नहीं पा रही थी। अनिका जितना अपनी माँ को समझने की कोशिश कर रही थी उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। अनिका के लिए यह पता लगाना कि आखिर उसकी माँ कौन थी। 25 साल पहले वह अचानक ही दिल्ली से क्यों गायब हो गई थी। करण गुलेरिया जैसे इंसान को उसने क्यों धोखा दिया था। क्या वह करण गुलेरिया की ही बेटी थी। अनिका अपने और अपनी माँ की वजूद को जितना जानने की कोशिश कर रही थी उतना ही मुश्किल हो रहा था उसके लिए यह जानना कि आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन थी। इंस्पेक्टर अब्बास 25 साल से जिस केस को सुलझाने में नाकामयाब हो रहे थे, उस केस का स्वाति के साथ आखिर क्या संबंध था। अनिका यह भी नहीं समझ पा रही थी कि इतने बड़े इंपीरियल ग्रुप की मेंबर उसकी माँ कैसे बनी थी। क्या स्वाति का कनेक्शन किसी ऐसी बड़ी गैंग से था जिससे ऑपरेशन कानूनी नहीं था, या फिर कुछ और। दिन भर में हुई बातों से दूर होकर अनिका सोने की कोशिश कर रही थी, मगर अपनी माँ से जुड़े हर सवाल बार बार अनिका के मन में उठने लगे थे। तभी अनिका का सेल फोन बजने लगा। जब अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी,
अनिका ने कॉल उठाते ही राजलक्ष्मी से कहा, अगर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है तभी मुझसे बात करना। इस वक्त मैं बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर एक बात थी जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा एक बार तुम अपने फैमिली अफेयर्स को निपटा दो, उसके बाद ही तुम्हें यह बात करूं। अनिका ने राजलक्ष्मी से पूछा, यह क्या कह रही हो तुम? जल्दी बताओ मुझे, क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? राजलक्ष्मी ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुमने जब मुझे तुम्हारे डीएनए सैंपल भेजे थे डीएनए रिपोर्ट निकलवाने के लिए, तब मुझे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है।